चलिए। प्रेसिडेंट। क्लास कितने बजे थी आप लोगों की? और 9:30 होते, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। इसमें मैं तो आ ही गया था 9 बजे। अब खुलेगा ऑफिस और किसको पढ़ाऊंगा मैं? कहाँ से? देखिए इधर। हम लोग कुछ आज उसका मेन आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल्स 52, 53, 54, 55।
ठीक है। हो गया, लिखिए थोड़ा जल्दी। कुछ बदबू दे रहा है क्या इसमें? हाँ? नहीं चल रहा है, लग नहीं रहा है कि चल रहा है। और चल भी रहा है तो गर्म दे रहा है, थोड़ा ठंडा दे। एकदम 16 पर चलाओ। मेरा चाहे तो मैं तो एसी 10 पे चलवा दूं, फ्रीज करवा दूं पूरा, पानी सानी सारा। है हाँ, यही दूर रहा मैं विधानसभा, इसीलिए। हाँ, दूसरा बात है, समझिए, दिल्ली और पुडुचेरी के पीछे कारण भी है थोड़ा और। एक तो ये राष्ट्रीय राजधानी भी है भारत का, तो उसका भी प्रतिनिधित्व चाहिए। और जो नीचे है जो मामला, जो जो पुडुचेरी का मामला जो नीचे वाला है, वहां से क्योंकि सारे राज्यों के तो आ ही रहे हैं, सारे राज्यों के तो वहां पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो जो ऐसे हैं वो संविधान में दिया गया है। एक पहले जम्मू एंड कश्मीर भी थे, इसको हटाया गया यहाँ से, ठीक है ना। अब दिल्ली केवल पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य आएंगे। ऐसा नहीं कि और जगह विधानसभा नहीं, वहां पर भी विधानसभा है, लेकिन इसी दो संविधान में इंक्लूड किया गया, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल बात है, विधानसभा बात नहीं है, हर जगह विधानसभा है। नहीं, विधान तो देता ही नहीं, क्योंकि 7 राज्यों में है विधान परिषद। तो राज्यसभा में अगर केवल 7 राज्यों में होगा तो अदर राज्यों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, इसीलिए ऐसा नहीं किया गया। 7 राज्यों में है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 7 हो चाहे हम लोग पढ़ लेंगे, अभी जो इस पर पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए। अब इस पे डाउट होगा क्या, डिबेट होगा क्या? चलिए, 55 बोल रहा है निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। तो निर्वाचन की रीति में क्या है अब समझेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए 2 पद्धति का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक तो होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। पहला है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ पहले आप समझेंगे। समान अनुपातिक का मतलब होता है कि जो भी देश में विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हों, और जो भी संसद के सदस्य हों, तो अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल यही लोग भाग ले रहे हैं, विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं या संसद के सदस्य भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग 4000 लगभग 4100 के आसपास में पूरे राज्य में विधायक हैं, और लगभग 776 के आसपास में लोकसभा तथा राज्यसभा मिला के सदस्य हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इनका संख्या ज्यादा है, तो अगर केवल विधायक किसी आदमी को सपोर्ट कर देगा तो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो बोला गया नहीं, ऐसा नहीं है। एक विधायक, एक जो एमएलए है, उसका जो मत वैल्यू है उसको एक एमपी के मत वैल्यू के बराबर बनाना होगा। क्या कर, दोनों का मत वैल्यू बराबर बनेगा तब जाकर यह समानुपातिक हो पाएगा, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत? तो दोनों का देखिए, कहने का मतलब है कि इसकी संख्या ज्यादा है, विधायकों की संख्या ज्यादा है, और जो सांसद है लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हैं, उनके सदस्यों की संख्या कम है, ठीक है ना। तो दोनों को अब एक बराबर तो है ना, क्योंकि इसे लगभग 5 गुना या 6 गुना ज्यादा है। तो अगर केवल विधायक किसी आदमी को सपोर्ट कर देगा तो राष्ट्रपति बन सकता है, तो संसद का पावर ही यहाँ पे कम हो जाएगा। तो बोला गया दोनों को बराबर, अगर एक मत विधायक दे रहा है, एक कोई मत विधायक दे रहा है, एक एमपी दे रहा है,
तो भले ही संख्या में ज्यादा हो लेकिन उसका मत वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, कि अगर मैं दे रहा हूं, अब मैं एमपी हूं तो मैं सांसद हूं तो मैं दे रहा हूं, अगर ये विधायक ही दे रहे हैं, तो दोनों को बराबर काउंट करने के लिए ये प्रणाली को अपनाया गया, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किसी कोई डाउट है? और इसको करने के लिए कुछ फॉर्मूला निकाले गए हैं, उस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर देखेंगे। यहां बोला है कि एक एमएलए यानी एक विधायक का, एमएलए का समझ रहे ना, विधायक, एक एमएलए का अगर वोट मोट वैल्यू निकालना हो तो सिंपल बोलेंगे, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में उस राज्य के टोटल विधानसभा, विधान सभाओं, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तक एक एमएलए का मत वैल्यू निकालने के लिए सिंपल लोग क्या करेंगे, उस राज्य की टोटल जो जनसंख्या है, उस राज्य की टोटल जनसंख्या बट्टे में डिवाइड करेंगे विधानसभा के सदस्य। यहाँ पे सदस्य कैसा, निर्वाचित सदस्य, मैं बोल रहा हूँ निर्वाचित सदस्य, क्योंकि किसी भी राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां के विधायकों की संख्या कम होगी, तो फिर इसको डाटा को छोटा करने के लिए 1/1000 से हम लोग फिर से अलग से डिवाइड करते हैं, तो वह निकल गया एक एमएलए का मत वैल्यू। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि इससे हम लोग फॉर्मूला से हम लोग एक एमएलए का मत वैल्यू निकालेंगे कि भाई एक एमएलए का मत वैल्यू इतना है, और वहीं पे जब हम लोग एक एमपी का मत वैल्यू निकालेंगे, यानी एक एमपी का मतलब सांसद, सांसद का, तो हम लोग निकालेंगे कि भाई टोटल जो विधायकों की कुल मत वैल्यू कितनी है, टोटल विधायकों की कुल मत वैल्यू कितनी है बट्टे में कुल एमपी की संख्या कितनी है, पूरा मिलाकर उसको जो डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का एक एमपी का मत वैल्यू। कोई दिक्कत समझने में? पहले इतना लिखेंगे आप, ये निर्वाचन की रीति में ये पहला रीति है, अभी ये पहला है, अभी दूसरा अलग है। ये पहला है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हो गया? अब देखिए, फिर अगर एमपी के निकालेंगे हम लोग सिंपल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल विधायकों की, कुल विधायकों की मत मूल, कुल विधायकों की मत मूल बटे में सांसदों की, सांसदों की कुल संख्या, सांसदों की कुल संख्या, ये निकालेंगे तो हम लोग निकल जाएगा एक एमएलए का, सॉरी एक एमपी का मत वैल्यू, सांसदों की संख्या कुल, ठीक है, सांसदों की कुल संख्या। क्यों नहीं हो रहा है जी? लिख लिए? रुक जाइए थोड़ा, इधर निपटा दूं मैं इधर इसको एक बार। अब आएगा थोड़ा ठंडा ठंडा। हो गया ये? तो समान अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है
इसके अंदर दो आदमी का लोग मत वैल्यू निकालने के लिए, इसके निकालने के पीछे कारण क्या है? कारण सबसे कारण एक ही है कि विधायकों की संख्या भारत में ज्यादा है और सांसदों की संख्या भारत में कम है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों को मत वैल्यू बराबर करने के लिए ये दोनों फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत। दूसरा बात देखेंगे, तो पहला तो था समान अनुपातिक, दूसरा जो प्रणाली है वो है एकल हस्तांतरित मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग हाँ इसी को संक्रमणीय बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब क्या होता है? दो पद्धति प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका सिंपल मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे लोग जो इसके द्वारा जो बात किया जाता है वो हम लोग वरीयता क्रम यहाँ पे तय किया जाता है। वरीयता क्रम, वरीयता क्रम का मतलब क्या होता है? यानी आप अपना प्रेफरेंस तय करेंगे खुद ही कर। प्रेफरेंस का मतलब जैसे हो, मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये चार आदमी खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे वोट देना है, तो मैं अपना प्रेफरेंस तय, मान लीजिए एक आदमी को वोट देकर मैं नहीं आ जाऊंगा, जैसे हम लोग विधायक के साथ मुखिया के साथ किसी को वोट देते हैं कि एक आदमी को देकर हम निकल लिए। यहाँ पर हम लोग एक आदमी को मत नहीं देंगे, हम लोग चारों को मत देना होगा अपना प्रेफरेंस तय करके। जैसे मान लीजिए मेरा है कि भाई मैं चाहता हूं कि बी जीते, एक पर मेरा बी है, अगर बी नहीं जीत रहा है तो मैं चाहता हूं कि सी जीते, सी नहीं जीत रहा है तो मैं चाहता हूं कि डी जीते, सॉरी ए जीते, अगर नहीं तो फले कोई बात नहीं, डी जीत जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रेफरेंस मेरा क्या है? पहला है। उसी तरह कोई और आदमी है वो भी चाहता है कि भाई नहीं, मैं चाहता हूं कि पहले मेरा ए जीते, उसके बाद बी जीते, उसके बाद सी जीते, उसके बाद डी जीते। तो देखिए अब एक बार समझिएगा, यहां पर एक राउंड के इलेक्शन में देखा जाता है कि सबसे कम वोट किसको मिला है। अगर देखा जाए कि सबसे कम लोग चूज किए हैं डी को, तो डी को यहां से निकाल दिया जाएगा। अब अगले राउंड में तीन लोग में इलेक्शन होगा, खुद ही कह। अगले राउंड में फिर देखा जाएगा तीन में किसको कम लोग चुना है, जैसे मान लीजिए लोग चुना है कि भाई सी को चुना है कम लोग, तो सी को यहां से निकाल दिया जाएगा। फिर अगले राउंड में देखा जाएगा भाई दो में क्यों कौन कौन जीत रहा है, तो अब इसके बाद जो होगा हो जाएगा। और लेकिन उसके लिए एक पद्धति भी बनाएगी, भाई जितना भी वैलिड मत है, वैध मत जो है, वैध मत जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका बट्टे में 2+1 होना चाहिए। यानी सिंपल अगर मैं बोलूं तो 50% +1, ये मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं, मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, मिनिमम अगर इसी किसी को इतना अगर आ रहा है वही आदमी को जीत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर इसको इतना से कम आएगा तो जीत नहीं मिल सकती है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूं कि जो ये प्रेफरेंस तय किया जाता है उसी को बोलता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरित मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसको बोला जाता है इंग्लिश में। किसी को डाउट है तो इसको लिख लेंगे। यानी आपको दो पद्धति याद करना होगा, एक तो होगा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा है एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरित मत पद्धति। बराबर हो ही नहीं सकता है, बराबर हो ही नहीं सकता है। बराबर होना रहता तो इसको क्यों निकालता हाँ, छाट छाट के। हाँ वही न, मतलब कहने का मतलब सिंपल वो ऐसे हिसाब से बनाएगा कि 50-50 आएगा नहीं, एक ना एक वोट ज्यादा पड़ेगा ही। और ये जो निकल रहा है ना, ये जो निकल रहे हैं अलग जगह भी होता है कि जैसे लोग निकल रहे हैं इन लोगों के मत वैल्यू को फिर डिवाइड किया जाता है। हाँ हाँ, ना दोनों चले, एकदम चले। जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट राउंड में ही पता चल, देखिए जनरली क्या होता है, जनरली फर्स्ट राउंड में ही पता चल जाता है। बस अभी तक बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति जो सेकंड राउंड में जीते हैं राष्ट्रपति के तौर पे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसा भारत में ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है
कि उसके लिए डबल ट्रिपल बार राउंड चले, फर्स्ट बार में क्लियर रहता है कि भाई राष्ट्रपति बन रहा है इस बार। जैसे इसके पहले जो रामनाथ कोविंद थे, पहले से क्लियर था कि बन रहा ही है। जैसे वो इस बार जो खड़ी हुई मुर्मू जी, तो एकदम कंफर्म था कि बनेंगी राष्ट्रपति। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो वही महिला है, दलित महिला है, उनको बनाना ही है एकदम से। बीजेपी बहुत बड़ा कास्ट खेल दी यहाँ पे कि भाई वोट बैंक कैसे मिलेगा, भाई दलित को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। ये सारा चीज है ना, राष्ट्रपति क्या है, सारी जो पार्टियां वही तय करेगी राष्ट्रपति कौन बनेगा मेरा। ये सब तो हो गया हम लोग पढ़ाने के लिए, बस ये बेवकूफ बनने के लिए सब सारा चीज है। तो रियलिटी में कुछ होता नहीं है इससे। रियलिटी में वही दो याद कर लीजिए, एग्जाम में सवाल वहीं से आएंगे। ये सब तो बस ऐसा ही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अभी कल मैं कहीं पढ़ा रहा था एक जगह, तो मैंने बता दिया भाई बच्चों को कि अरे सर कि भाई केवल पढ़ाई कर रहे हो तो केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं रहना है। अभी नहीं, उसके तो पूरा जिंदगी जवानी खत्म कर दी है, जवानी ही एंजॉय भी करना है लाइफ में। हमेशा ऑप्शन लेकर चलना है, बी प्लान तैयार रहना चाहिए कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, है ना। मान लीजिए अभी तो लग रहा है कि फाड़ देंगे, बाद में फाड़ते नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो बी प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए सबके पास कि अगर ये नहीं तो फिर क्या। खासकर लौंडों को तो होना ही चाहिए, लौंडे लपाड़े जितने हैं इन लोगों को होना चाहिए। मान इन लोगों का शादी भी हो जाएगी, इन लोग चली जाएंगी, जिसके माथे जाएंगे वो अपना समझेंगे। तो उसी माथे के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई प्लान बी रेडी होना चाहिए कि भाई ये नहीं तो फिर क्या करूंगा मैं। और एक बात मैंने बोला, और नया बैच लॉन्च हुआ बीपीएससी का, जो नवंबर में एग्जाम है, उसमें एक लड़का ऑनलाइन क्लास देख, 2-3 लड़के थे, उसमें एक लड़का कमेंट किया, लड़का ही होगा शायद, किया होगा सर आप सर इकोनॉमिक्स वाले सर मुझे डिमोटिवेट कर दिए हैं, सब लोग आ रहा है तो बोला कि नहीं इस बार निकल जाएगा, मेहनत कीजिए। हम लोग कोई बात नहीं, रियलिटी सुनना नहीं लोग चाहते हैं, तो मुझे क्या लगा है, मुझे पैसा मिला मैं तो कुछ बोलूंगा कि इस बार सबका हो रहा है। लेकिन रियलिटी जानना है कि भाई कितने लोगों का हो रहा है, कौन लोग उस लेवल का तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं। केवल हवा में देने थोड़ी रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट करने के लिए एकदम आपका जो बेड और जो टेबल चेयर है ना, एकदम चिपक के रहना चाहिए। आजकल किसी भी एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने बोल दिया, हमसे पूछा उसका जो है देख रेख करता है कि हम हाँ तो बोला तो हूँ, बताइए हम गलत होने बोला हूँ मैं। बोला सर उससे क्या मतलब है आपको, लड़का सब उसी में खुश है। हमें यही दिक्कत है, लड़का सब को बताना भी तो चाहिए कि भाई क्या है, मान लीजिए नहीं तो फिर क्या, मानिए कि जवानी निकल जाएगा इसी में, बाद में बाप बीमार गलात से निकाले घर में, बाप शायद तुम विरासत मेरा खत्म कर दिए, उसके बाद सुसाइड करना होगा। उसे लोग सुसाइड करते हैं ना। अब जो बोला होगा मैं लिख के दे रहा हूँ कि 1 साल नहीं पढ़ा होगा, अभी पढ़ना शुरू किया होगा वो, जब नोटिफिकेशन आई है कि इतना सीटें आ रही है, 2000 2,500 जो भी सीटें हैं। तो लेकिन आपको क्या लगे 2000 जो सीटें इस बार आई है, तो क्या जो इस बार नोटिफिकेशन टाइम से पढ़ना शुरू पास कर जाएंगे, पास करेंगे। अगर मान लीजिए गलती से पीटी हो भी गया, उनका बहुत तगड़ा है सब कुछ, पीटी हो भी गया तो मेंस तो उनके दादा से नहीं निकलेगा, बाप तो छोड़ ही दीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो रियलिटी है। अब कुछ है लोग जानबूझ के सुनना नहीं चाहते हैं, तो जानबूझ के वो चाहते नहीं कि मेरे पास ये सब चीजें आए, ठीक है हवा में उड़ने दीजिए मुझे, और ठीक है उड़ो, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे कौन से घर के तो मेरे मामा फूफा के लड़के हो गए, मुझे दुख है। नहीं होगा तो और खुशी होगी मुझे कि नहीं हो रहा है। हाँ कंपटीशन कम होगा वहां पे। हम लोग ठीक है जाओ, यही सब हाल है। आज का रियलिटी बात कोई सुनना चाहता नहीं, कोई भी हो। 56 में क्या है, पदावधि, यही ना है जी। तो पदावधि में क्या है, राष्ट्रपति का पद कितने दिन के लिए होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 5 साल के लिए होता है, 5 साल। अच्छा ये 5 साल कब से काउंट होता है, जिस दिन वह ओथ लेता है, यानी शपथ लेता है उस दिन से
चुना जाता उसी नहीं होता है, जिस दिन वह ओथ लेता है, ओथ लेता है, या कहीं कहीं दिया रहता है क्या कि जिस दिन वो ऑफिस में एंट्री करता है। ऑफिस में एंट्री का मतलब होता ही है कि शपथ लेना। तो जिस दिन वो शपथ लेता है उस दिन से 5 साल, उस दिन से 5 साल, उस दिन से 5 साल तक। तो अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक है, तो कब से कब तक है शपथ, तो उस दिन से 5 साल तक। ठीक है, तो पदावधि हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक और बात यहीं पे, आर्टिकल 57 क्या कहता है, पुनः निर्वाचन, है ना, पुनः निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन भी इसको बोलते हैं कहीं कहीं, पुनर्निर्वाचन। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या राष्ट्रपति, हम लोग क्या जो राष्ट्रपति है तो क्या वो कितने बार चुन सकते हैं, हम लोग क्या राष्ट्रपति कितने बार तक राष्ट्रपति बन, कितने टर्म, हाँ एन टाइम टर्म पुनर्निर्वाचन, जब तक वो सब कुछ ठीक है, मेंटली ठीक है, पागल वगल नहीं है वो, तो बार बार चुना जा सकता है। ठीक है ना। मिनिमम क्राइटेरिया बोला गया कि मिनिमम क्राइटेरिया 35 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर 150 साल जी रहे हैं तो 150 साल वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, संसद को दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका के संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। वहां का कार्यकाल 4 साल का ही होता है, भारत का कार्यकाल 5 साल का है राष्ट्रपति, लेकिन वहां का कार्यकाल तो 4 साल का होता है। क्या बोला कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, तो हाँ राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन एन टाइम तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस यहाँ पे आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए और अच्छे से याद होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए आर्टिकल्स, इसके बाद क्या है 78 नहीं भाई 58 है। 58 क्या है, 58 में योग्यता। तो राष्ट्रपति के भाई साहब की जो योग्यता है, योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए, अच्छा लाभ का पद का मतलब, मुर्मू जी कहाँ के राज्यपाल थे, अरे भाई एक क्राइटेरिया नहीं रखा गया, तो मुर्मू जी थी राज्यपाल, तो हमेशा थोड़ी ना थी, इधर बनी थी, अभी उसके पहले बनी थी वो। राज्यपाल होना एक क्राइटेरिया नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है ना। मुर्मू जी जो थी नहीं है। राज्यपाल रह चुकी है, वो पूछे दूसरा सवाल, वो पूछे कि भाई राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यपाल होना वो जरूरी नहीं है। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति का योग्यता है 58 में योग्यता है, तो योग्यता में 3-4 बातें हैं जो सबको कॉमन बात सबको पता है कि भाई वो भारत का नागरिक हो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का नागरिक हो। दूसरा बात उसका एज मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा बात है कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ का पद का मतलब जनरली सरकारी नौकरी होता है, तो लाभ के पद पे न हो। चौथा बात है कि वह लोकसभा सदस्य बनने के लायक हो। अगर 4 क्राइटेरिया कोई फुलफिल, पागल उगल नहीं हो, दिवालिया ना हो, तो है ही साथ में। अब पागल आदमी कैसे राष्ट्रपति बनेगा, तो उसके लिए तो बोलना भी नहीं, तो इनबिल्ट उसमें है। तो चीजें हैं कि यहाँ पे ये सारा चीजें हैं। उसके बाद तो इतना जो चीजें हैं तो आम आदमी भी हो सकता है, आम आदमी भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति कोई बन सकता है। जो इतना क्राइटेरिया के 35 साल तो लाखों करोड़ों लोगों का है, 35 साल मिनिमम एज इतना होना चाहिए। प्लस में लाभ के, बेरोजगारों की कमी है भारत में, लाभ के पद पे नहीं है तो है ही कितने, हम सभी लोग नहीं है, लाभ बहुत कम लोग हैं। प्लस में भारत का नागरिक लोग हैं ही मिला जुला के।
अगर है तो क्या और आम आम आदमी तो फिर तो चुनाव लड़ सकता है, तो करोड़ों लोग नॉमिनेशन डाल सकते हैं। रुक जा भाई, करोड़ों लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं, तो फिर उसमें क्राइटेरिया क्या चीज है जो आम आदमी उसमें नहीं डाल सकता है, नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति का। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है अनुमोदक और प्रस्तावक का। अनुमोदक और प्रस्तावक, इसका मतलब क्या हुआ, अनुमोदक में भी 50 सदस्य चाहिए और प्रस्तावक में भी 50 सदस्य चाहिए। ये जो 50 सदस्य हैं, या तो ये सांसद हो सकते हैं या तो ये विधायक हो सकते हैं। जैसे यह क्राइटेरिया आती है उसके बाद आम आदमी का सपना जो है वो पहले से भी होना भी चाहिए, क्यों उड़ना है हवा में। तो अब अनुमोदक प्रस्तावक हैं क्या, अनुमोदक प्रस्तावक एक प्रकार समझिए कि सपोर्टर हैं। सपोर्टर मान लीजिए ये लोग हैं किसके, राष्ट्रपति के। यानी ये वैसे सांसद, या तो आप 100 सांसद हो सकते हैं, 100 विधायक हो सकते हैं, या 100 सांसद विधायक मिलाकर हो सकते हैं। ये लोग उन लोगों के उस आदमी को सपोर्ट करने के लिए, अब जब आप नॉमिनेशन डालने जा रहे हैं तो जैसे मुखिया के चुनाव में जाएंगे आप नॉमिनेशन डालने, तो आपको उसमें प्रस्तावक चाहिए होता है, तो कम से कम 2 प्रस्तावक चाहिए ही चाहिए, जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड सारा लगता है वहां पे। अब ये राष्ट्रपति का इलेक्शन है, अब आधार कार्ड लगता है कि नहीं लगता है नहीं पता, लेकिन इतने लोगों की आवश्यकता है अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में 50-50। 50 या तो सांसद केवल हो सकता है, 50 तो या केवल विधायक हो सकता है, या तो सॉरी 100 विधायक सांसद हो सकता है, 100 दोनों मिलाकर हो सकते हैं, सांसद विधायक मिलाकर। ये लोग उनके सपोर्ट में होने चाहिए, इतने लोग। जब इतना लोगों का सपोर्ट होगा उनको, फिर वो अपना नॉमिनेशन डालेंगे। दूसरा बात यह है क्राइटेरिया में, यहाँ पे राष्ट्रपति के अनुमोदक और प्रस्तावक के अलावा एक 15,000 रुपया जमानत राशि जमा किया जाता है। और इनका जो जमा राशि किया जाता है, जमानत कहां पे किया जाएगा, आरबीआई के पास। इनका पैसा जमा किया जाता है आरबीआई के पास। और अगर यह 1/6 वोट प्राप्त करने में असफल रहें तो इनका जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये पैसा फिर से वापस नहीं मिलेगा। कितना, जितना भी वैलिड मत पड़ा है, वैलिड वोट, उस वैलिड वोट का 1/6% उनको मिलना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है ना। अगर इतना नहीं मिल पा रहा है तो वह पैसा जमानत राशि के तौर पे जमा हो जाता है, फिर दोबारा उनको मिलेगा नहीं। दूसरा बात, अगर राष्ट्रपति का, अगर कोई राष्ट्रपति है, अगर उनके लिए कोई मैटर फंस रहा है तो उसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, बीच में उसकी कहीं सुनवाई कुछ नहीं होती है। कोई दिक्कत समझने में? भाई कहीं से खोज के ला लीजिए आप, कहीं से लाइए, एक राज्य से लाइए, 10 राज्यों से मिला कर लाइए। ठीक है ना। बस योग्यता में पहला है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बात, उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, पूरा हो चुका हो। तीसरा बात, वह लोकसभा के सदस्य बनने के लायक हो, बनने के लायक हो। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर ना हो। एक और लिख सकते हैं उसी में, वही पागल दिवालिया ये सब ना हो। पागल
पागल देता नहीं है मानसिक रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, पागल लिख लीजिए, बात बराबर नहीं है। शेयर मार्केट आजकल सही चल नहीं रहा है, मार्केट बहुत डाउन है। बैंकरप्ट हो, बैंकरप्ट हो, फ्रॉड ना हो, पैसा लगा कहीं बैंक का भागा ना हो, वही है दिवालिया। और इसमें कोई डाउट है किसी को? तो सारा चीज जो है योग्यता में दिया गया है, उसके अलावा, इसके अलावा आपको वो भी बात लिखना होगा यहाँ पे जो मैंने बताया था कि है अनुमोदक है वो 50 होने चाहिए, और प्रस्तावक भी 50 होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक बार बार सवाल पूछता है, तो प्रस्तावक से अनुमोदक जो है वो एक प्रकार से उनका समझ एक प्रकार सपोर्टर के रूप में देख सकते हैं कि वो उतने 100 लोगों का उनको सपोर्ट चाहिए, बस सिंपल। अब आम आदमी के इलेक्शन तो है नहीं कि उसमें 500 लोग पहुंच जाएगा, तो कम से कम जो भी आदमी जा रहा है इलेक्शन अपना नॉमिनेशन डालने, तो कम से कम इतने लोगों को सपोर्ट रहेगा, उसके बाद ही वो आदमी नॉमिनेशन डाल सकता है। इसमें ये में क्राइटेरिया ये भी है कि इनके जो पैसे हैं, जो नॉमिनेशन डालेंगे तो ये लोग जमानत राशि अपना जमा करते हैं, और वहां पे जमानत राशि में 15,000 रुपये इनको जमा करना होगा आरबीआई के पास, और लोग अपना जमानत राशि इलेक्शन कमीशन के पास जमा करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करता है 15,000 रुपया, और अगर वो 15 रुपया, अगर वो उसको टोटल जो वोट पड़ा है वैलिड वोट, उसका अगर 1/6 उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उसका जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी पैसा नहीं मिलेगा इनका। कोई दिक्कत समझने में? अदर आदमी नहीं, जो चुनाव लड़ता है इलेक्शन, ये तो विधायक सांसद हैं ये लोग नहीं, ये लोग क्यों, ये लोग सपोर्टर हैं, बस ये लोग सपोर्टर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, और दही चूड़ा खाएं जी आप लोग, आज तो कुछ था, पर्व है। हाँ तो माँ तो करेगी, आपकी भी तो हो गई है। संतान होना जरूरी है, यही बोलिए आप लोग, कि वो भी संतान में बेटा होना जरूरी है जीवतिया के लिए, ऐसा नहीं है? मेरे यहाँ तो देखता हूँ जो बेटा है वही करता है सब, नहीं बेटी भी होगा कर सकते हैं। नहीं होता तो है बेटा के लिए ही होता। अच्छा, किसको लग रहा है कि केवल केवल बेटा के लिए होता है? इसमें किसी को पता है कि केवल बेटा के लिए होता है? अरे तो आइए, जीवतिया हो गया हो तो इधर आते हैं, खरना करेंगे अब इधर। अनुच्छेद 60 क्या है? 60 में वही 59 हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी शर्त उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। शपथ 59 सॉरी 60 शपथ है। आप लोगों से कोई बात अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग जब तक उसका एकदम ऑपरेशन करके उसको, मतलब मैं बोलता नहीं हूं, मैं
जिसे जानना चाहता हूँ, जिसे मेरे यहाँ नहीं होता तो मैं कैसे बोलूं? अरे पहले जहाँ इधर ही था, अभी एक आध साल पहले के बारे में बोल रहा हूँ मैं। आइए, अब मान के चलिए शहर में तो वो भी होता है, करवा चौथ भी हो रहा है, लेकिन ये सब तो नहीं था ना अपने यहाँ रूल। करवा चौथ का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ नहीं था, ये तो मानते हैं आप लोग, लेकिन ये सब एक्सटेंडर है, खाली सीरियल देख देख कर लोग पागल हुआ पड़ा है। पति के लिए कर रहे हैं करवा चौथ, की पति जिंदा रहे। अरे दिल्ली में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिमी तो जो दिल्ली से सटे हुए लोग हैं, मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूं। ये नहीं होता था, लेकिन आजकल हो रहा है ना, क्योंकि पति को लंबा मतलब उसको जिंदा करने के लिए। अरे भाई अच्छा से खिला दीजिए आप लोग उसको, अच्छा से उसका रेस्पेक्ट कर लीजिए, वही जिंदा रहेगा वो। करवा चौथ करने के बाद थोड़ा ना जिंदा ही रहेगा। करवा चौथ करके उधर माँ बन किए पड़े हैं, क्या मतलब है उसका? इधर आइए शपथ में, अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है ना? तो यहां पे जो सुप्रीम, ठीक है ना, सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। अगर यह नहीं है, इसके अनुपस्थिति में जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा उसे शपथ दिलाई जाती है। दिलाई जाती है किस केस में दिलाई जाती है? हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है अगर वो अनुपस्थित है तब। उसे हम लोग भी एक आध गो पर्व बनना चाहिए, जो मतलब मर्द भी करे। मर्द के लिए नहीं बना, मुझे बहुत इस बात का दुख है कि वे मर्द भी करे अपने पत्नी के लिए। क्या करता है? नहीं, फास्टिंग नहीं, फास्टिंग जैसे आप लोग करते हैं अपने, मतलब है सब, उसीलिए मैं भी, हम लोग भी करें अपने पत्नी के लिए। कर तो सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जाकर खा भी ले सकते हैं बाहर, फिर बाहर खाकर आ जाएंगे। इसलिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना है? जल्दी आओ, जल्दी जाओ, अपना एंजॉय करो लाइफ। क्यों रहना है यहाँ पे, माथा का टेंशन हो गया है? ए भाई मेरी शादी नहीं हुई, कहां से जाएंगे? अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। हो गए क्या? हो जाएगी शादी, अब वो भी समय आ ही रहा है। लग रहा है कि घर वाला छोड़ेगा नहीं मुझे। अच्छा एक बात और मेरे इस हंसी मजाक से हट के, आजकल देखिए वो लड़की हो या लड़का, मतलब जो भी लड़का लड़की जो भी, शादी को लेकर लोगों में बहुत गलत परसेप्शन बना हुआ है। लड़कियां भी आजकल नहीं चाह रही जल्दी शादी करना, लड़के तो चाह नहीं रहे हैं, लड़कियां भी नहीं चाह रही जल्दी शादी करना। जैसे पहले क्या होता था कि 18-20 तक जनरली लड़कियों का शादी हो जाता, आज से ज्यादा ही नहीं, आज से 4-5 साल पहले ही, 5-6-7 साल पहले तक लड़कियों की शादी। आजकल लड़कियां 18-20 नहीं मानना ही नहीं, अभी फरूको अभी उसको ही पता है कि कष्ट होगा। अच्छा जिसका हो रहा है उसको ही पता है कष्ट होगा, दोनों को पता, लड़के लड़की दोनों को पता है कष्ट होगा। क्योंकि दूर से जो चीज अच्छी लगती है ना, जब एक साथ अब आदमी रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी हर बात पर एग्री करे। लड़ाई का मेन जड़ वही है कि भाई वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ऐसा करो,
तो जो एग्रीमेंट नहीं होगा ना, इसी पे होगी लड़ाई। अब कितना भी अब होशियार आदमी हैं, एक साथ रहने पे एक आध राउंड तो होगा ही। होने से प्यार भी बढ़ता है वैसे लेकिन होता है। अब ज्यादा नहीं ना कि अब लतम जुतम हो रहा है, तो उसमें ज्यादा प्यार है, लेकिन जितना चीजें मैं बता रहा हूँ, जितना चीजें मैं बोल रहा हूँ, सारे के साथ चीज मैं देख के बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। जितना चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, भले मैं हंस के बोलूं, लेकिन बोलता हूँ सीरियसली, ताकि आप लोग बुरी मतलब चीजें बुरा ना लगे। हम लोग तो ऐसे भी नहीं लगता है, आप ही लोग को ज्यादा बुरा लग जाता है चीजें बोलने पर। सच्चाई आप लोग सुन नहीं पाती हैं अपने। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग। शादी कोई भी हो, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आप अब तैयारी में जाइएगा वो बोलेंगे पहले एक साइड से होता था, अब तैयारी में जाएगा आप दोनों साइड से कीजिएगा लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, पहले लोगों को लगता था कि जो अरेंज मैरिज है वो सही है, सही है, अरेंज मैरिज सही है। फिर बीच में लोग लगा नहीं, लव मैरिज सही, क्योंकि एक दूसरे को आदमी जानता है। यही तो गलती है, जानता है वो आएगी, आते अटैक करना शुरू कर दे। उसको पता है जो अरेंज मैरिज शादी होगी ना, तो लड़कियां खुलने में चाहे लड़के खुलने में टाइम लगेंगे, एक आध दो साल मामला। वो तो आ रही है, सारा कुछ तुम्हारे बारे में जान रही है, तुम्हारा प्लस निगेटिव कहाँ पे है, कहाँ पे उसको पिन करना है, उसको रेडी आते आते अटैक। अब घर में थोड़ा समझ पाएंगे, माँ बाप को लग रहा है कि चलो तुम साले की अपने मन साजे भोगो तुम, अब रो तुम जाके पापा से देख, पापा हो नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं, मैं ही थोड़ा ना बड़ा उठा कर लाओ, अब भोगो तुम, झेलो। मैं अपना नहीं बता रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं मेरे हुई ना, कहां से पता होगा। इसीलिए सबसे बढ़िया है कि न किया जाए, नहीं किया ही ना जाए। महाभियोग। अच्छा, महाभियोग का मतलब क्या होता है? वंश बढ़ाने के लिए। बोलिए जी, आप बोलती हैं, बहुत होशियार आदमी, बताइए, बोलिए, अरे बोलिए। हाँ हाँ, एकदम। देखिए, महाभियोग का सिंपल मतलब ये है कि आपका टाइम रहते हुए आपको पद से लात मार के भगाना, यही है सिंपल। लेकिन इसके थोड़ा अच्छे शब्दों में बोला जाए तो उसको नाम दिया गया महाभियोग, थोड़ा अच्छा लगता है सुनकर, स्टैंडर्ड। इम्पीचमेंट यानी अगर आप जो संविधान के जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, अगर आप संविधान के विपरीत जाकर कोई काम कर रहे हैं, उस केस में आपको उस पद से हटाया जा सकता है, भले आपका टर्म पूरा हुआ हो या न हुआ हो। इसके लिए आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा, कि भाई साहब आपके खिलाफ आ रहा है, रेडी रहिए आप, ठीक है ना। दूसरा बात यह है, सूचना देना होगा। यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। दोनों जगह से पास होने के बाद, और दोनों जगह से पास हो गया तो उसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा देंगे ना, तब नहीं, दोनों सदन से पास होना हो। हाँ, एकदम बहुमत है। जो प्रेजेंट है उसमें चाहिए, लेकिन हम लोग उतना अभी नहीं समझना है। बस हम लोग इतना समझना है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग आता है, वह उनको महाभियोग लाने से 14 दिन पहले बताना होगा कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग आ रहा है। महाभियोग जब आएगा तो वो अपने खिलाफ अपने को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, अपने केस में खुद नहीं लड़ेंगे, वो साइड रहेंगे। उसके बाद दोनों संसद का सदन अपना देखेगा क्या करना है।
संजोग की बात यह है और खुशी की बात भी है कि भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रपति इस सिस्टम के द्वारा भी हटाया नहीं गया है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वह बनाए गए संविधान के बनाए गए रूल रेगुलेशन के द्वारा अपना कार्य करते हैं। अब करते हैं नहीं करते उतना नहीं बतला, लेकिन नहीं हटे इसका मतलब हम लोग यही जानेंगे ना कि जो संवैधानिक पद है उनका मान मर्यादा बनाकर चीजों को रखते हैं और काम करते हैं। किसी को डाउट? तो ये हम लोग का जो था एकदम बेसिक था राष्ट्रपति में, एकदम बेसिक। अभी राष्ट्रपति बहुत लंबा चैप्टर है, इतना समाप्त होगा नहीं, बस आपको ये याद करना ये वाला। क्योंकि अगर आप लोगों में सवाल पूछेगा, जनरली किसी भी एग्जाम में सवाल पूछेगा तो पूछेगा सवाल बस इतना ही से, बस आपको याद होना चाहिए एकदम सीक्वेंस में कि भाई पद है, कारण शक्तियां है, निर्वाचन है, निर्वाचन की पद्धति है, पदावधि है, उसके बाद पुनर्निर्वाचन है, शपथ ग्रहण है, ठीक है, सॉरी हाँ पदावधि निर्वाचन, योग्यता है, शपथ और महाभियोग। उल्टा बस आपको ये याद रहेगा जो है 4 2 10। अरे अभी इतना जो बताया उतना पढ़ लीजिए। ऐसा कोई है जो छूट गया है? ऐसा छूटा है क्या? कुछ छूटा नहीं है ना, सारा चीज का प्रॉब्लम आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी राष्ट्रपति चलेगा लंबा, राष्ट्रपति 62 आया ही नहीं राष्ट्रपति के प्रति, पहली बात तो यह समझना है, ठीक है ना। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आएगा सारा चीज आएगा, बताया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। कौन? हाँ एकदम दे सकता है। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो हाँ मुख्य न्यायाधीश को देगा। हाँ अगर हाँ बस 6 माह, उसके बाद 6 महीने के अंदर में आपको फिर से उस पद को भरना होगा, एकदम किसी भी हालत में भरना होगा। सब सारा चीज मिलेगी। सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर कैसे राष्ट्रपति कोई बनेगा? गाड़ी तो चलनी चाहिए काफिला एक बढ़िया से। उपराष्ट्रपति नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है। कोई दिक्कत? चलिए तो चला जाए।